बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती और ना मंतक और दलील की रूह से इन्हें सच साबित किया जा सकता है, मगर हर इंसान को वक्त के साथ अजीब और पुरस्कार वाक़यात का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वो बादअज़ां अपना वहम या महज ख्वाब ख्याल करता है। दरअसल हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद महदूद इख्तियारात और ताकत के साथ पैदा किए गए हैं। कई बार हमने ज़्यादा जानवरों के हसियात बेहतर काम करती हैं। वो ख़तरे को हमसे पहले भांप लेते हैं, इसलिए ख़ुद को बेइंतहा अक्लमंद समझकर दूसरे की बात को गैर हकीकी और नामुमकिन करार देना बेहद गलत रवैया है। आपकी अक्लो दानिश किसी वाक़या को सच ना माने, तब भी वो वाक़या हकीकत पर मबनी और बिल्कुल सच्चा हो सकता है। ज़ेरे नज़र वाक़या भी कुछ ऐसा ही है, जैसे एक बार पढ़कर तो यकीन करना मुश्किल होगा, मगर इस वाक़या के रावी का बयान है कि ये बिल्कुल हकीकी है और इसके चंद किरदार अब भी मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात करके वाक़यात की तस्दीक करना भी मुमकिन है। मुझे ये वाक़या मेरे एक अजीज़ ने सुनाया, जो एक डॉक्टर हैं और इन वाक़यात के ऐनी शाहिद भी। आइए ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो एक नहायत खूबसूरत लड़का था, गालिबन 11-12 साल की उम्र होगी। सुर्ख व सफ़ेद रंग, सुनहरी माइल घुंघराले बाल, चेहरे बशरे से जहानत टपकती। सुबह के वक्त हम 2 आदमियों पर मुश्तमिल टोली इस गांव के अंदर दाखिल हुई तो हमारी पहली मुलाकात उसी लड़के से हुई, जिसने नहायत ही शाइस्ता तरीके से हम लोगों की रहनुमाई चौधरी के घर तक की। चौधरी नहायत मुखलिस आदमी साबित हुआ। उसने तवक्को से ज़्यादा हम लोगों की आवभगत की और हर किस्म की मावनत का यकीन दिलाया। दरअसल हम लोग इस गांव में हॉस्पिटल कायम करने के लिए मुनासिब मकाम का इंतखाब करने आए थे। इस टोली में मैं बहैसियत एक डॉक्टर के था और दूसरा मेरा मावन, जो मकामी ही आदमी था। इस वक्त हम लोग ज़िला सारन के एक देहात पहाड़पुर में थे। ये देहात सिर्फ नाम के वास्ते पहाड़पुर था, वैसे यहाँ पहाड़ तो क्या, एक छोटा सा टीला भी शायद न था। पहाड़ आसपास के देहात से खूबसूरत वाक़या हुआ था, जिसकी वजह एक सुस्त रफ्तार नदी थी जो देहात के किनारे बहती थी और दूसरी तरफ हद नज़र तक गन्ने की फसल लहलहा रही थी। चूँकि शुगर मिल नज़दीक थी, लिहाजा इधर ख़ास पैदावार गन्ना ही था। लोग आम तौर पर ज़राअत पेशा थे। चंद घराने ऐसे थे जहाँ के कुछ अफराद शहर में काम किया करते थे। मुख्तसर सा ये गाँव खुशहाल था और शमाली बहार के दूसरे इलाकों की तरह कहत ज़दा नज़र नहीं आता था। दिन भर हम दोनों ने चौधरी के साथ देहात के कई चक्कर लगा दिए। मैंने देहात के बाहर शमाली सिमत में एक मुकाम भी पसंद किया, जो नदी से नज़दीक होने के बायस हस्पताल के लिए काफ़ी मौजू था और काफ़ी ऊंचाई पर भी था। वहाँ के बाशिंदे भी इस खबर को सुनकर काफ़ी जोश में थे। चौधरी ने मुझे बताया कि गांव के लोगों ने हमारे आने की खुशी में अपने तरीके पर किसी किस्म के जश्न का एहतमाम किया है, जो ग़ुरूब आफ़ताब के बाद शुरू होगा। शाम तक मैं काफ़ी थक चुका था। सोचा
कि जश्न शुरू होने तक कुछ आराम कर लूं। ये न हो जब जश्न शुरू हो मैं बिल्कुल थका थका हूँ। अभी चाय के बाद लेटा ही था कि मेरा मावन हाँफता हुआ पहुंचा और चीख कर मुझे बताने लगा कि वो लड़का जो सुबह हम लोगों से मिला था एक खून की लंबी कह करने के बाद मर गया। मैं ये सुनकर सख्त हैरान हुआ कि जिस बेचारे को सुबह अच्छा भला देखा था इस वक्त अचानक क्यों कर मर सकता है। मैं अजीब किस्म की खलिश महसूस कर रहा था। शायद ये इसके हुस्न सलूक का नतीजा था जो इसने चौधरी के घर का पता बताते वक्त दिखाया था। मावन मुझे ये अजीब बात बता कर चला गया। कुछ देर बाद ही वो लौटा और कहा कि देहात के लोग मुझसे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं क्योंकि इस लड़के की नागहानी मौत के बायस पहले से तय करदा जश्न का इरादा मुलतवी कर दिया गया था। मैंने भी सोचा कि अच्छा ही हुआ, बेकार की कोफ्त से निजात मिली, लेकिन एक अजीब सी उलझन तबीयत पर हावी थी। सोचा कि सोना चाहिए, शायद उलझन से निजात मिले। यूं भी मौत इंसान के वास्ते सबसे बड़ी उलझन होती है, ख्वाह अपनी हो या दूसरे की हो। बहरहाल सवेरे ही खाने से फारिग होकर मैं बिस्तर पर चला गया। कुछ देर बाद बगल में बड़ी एक चारपाई पर मावन भी पड़ा रहा। शायद रात के 12 बज चुके थे, लेकिन नींद आंख से कोसों दूर थी। इतनी करवटें बिस्तर पर ले चुका था कि अगर जमीन पर होता तो गांव की सरहद अबूर कर गया होता। शायद इसलिए या फिर इस वाक़े का असर था जो मैं सो ही नहीं पा रहा था। दफातन खंगारने की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। नींद नहीं आ रही क्या? मेरे मावन ने पूछा। हाँ भाई, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। आज जो हुआ वो आपके लिए नई और हैरत की बात होगी, मगर यहाँ गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं। इधर तो बराबर ऐसा होता है साहब कि अच्छा भला बच्चा बिला वजह यूं ही मर जाता है। अच्छी औलाद का होना भी मुसीबत है, लेकिन क्यों? इस बेचारे को तो शायद कोई बीमारी भी नहीं थी। हाँ, पर क्या बताऊं, मावन ने राजदाराना लहजा में कहा। उधर डाइन होती है जो अच्छे बच्चे को जो इसे पसंद आ जाए मार देती है। मैं अपने बेसाख्ता किस्म के कहे को रोक न सका और बनते हुए इससे सवाल किया, तो क्या वो मार कर इसका अचार डालती है? अरे भाई, अगर ऐसा ही लड़का या लड़की पसंद आ जाता है तो लेकर भाग क्यों नहीं जाती? इन्हें मार क्यों डालती है? मावन को शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए क्योंकि वक्त किसी तरह भी कट नहीं रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। लिहाजा मैंने पूछा, अच्छा बताओ, इसे बच्चों को मारकर क्या फ़ायदा पहुंचता है? दरअसल बच्चे जो मरते हैं और ख़ुसूसन जिन पर शक हो जाता है कि डायन ने मारा है, तो मुसलमान तो खैर दफन ही कर देते हैं, हिंदू भी गाड़ देते हैं और इन्हें अमूमन गांव की सरहद पर ही गाड़ा जाता है। इसने जवाब दिया। अच्छा, लेकिन क्यों भाई? मैंने इश्तियाक से पूछा कि एक अजीब पुरस्रार मामला बनकर मेरे सामने आया था और मैं जो कुछ देर पहले बहुत थकन और उकताहट महसूस कर रहा था, अब दिलचस्पी से मावन की बात सुन रहा था, क्योंकि ऐसा कहते हैं दुर्गा पूजा के रोज वो डायन इस लड़के को दोबारा जिंदा करती है, इसको खूब प्यार करती है और घंटों उसके साथ खेलती रहती है। फिर जब तबीयत भर जाती है तो मार कर गाड़ देती है। हो सकता है? मेरे लहजे में बेयकीनी छलक रही थी। हो सकता नहीं जनाब, ऐसा ही होता है। इसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे गांव से ताल्लुक़ रखता है। नींद अब भी नहीं आ रही थी, लिहाजा वाक़या सुन लेने में मैंने कोई मुज़ाहका नहीं समझा। आराम के साथ दीवार से टेक लगा कर बैठ गया और सरहाने रखी हुई तपाई पर डिबिया उठाकर एक सिगरेट सुलगाई। सुनाओ, मैंने कहा। शायद मावन भी मूड में आ गया था। इसने भी संभल
کر بیٹھتے ہوئے کہا، سنیے، یہ آج سے تقریباً 25 سال قبل کا واقعہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک 7 برس کا نہایت بھولا بھالا لڑکا تھا جسے اس کے گھر والے شنکر کہا کرتے تھے۔ شنکر کی والدہ کا اس کے ولادت ہی کے سلسلے میں انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا باپ ہی اس کے واسطے ماں اور باپ دونوں تھا۔ یوں تو گھر میں بھی اور بھی لوگ تھے، لیکن اس کا باپ اس پر خاص توجہ دیا کرتا تھا۔ اس کی تربیت میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور اب کوشش کر رہا تھا کہ وہ پڑھ لکھ بھی جائے۔ نتیجہ کے طور پر وہ اپنی جماعت میں بھی ہونہار لڑکوں میں شامل تھا، لیکن آفت ناگہانی کہ 7 برس کی عمر میں اچھا خاصا شنکر ایک دن بالکل موت سے ہمکنار ہو گیا۔ کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، صرف 2 روز کا بخار ہوا اور شنکر کی موت واقع ہو گئی۔ سب کو شک گزرا کہ ضرور یہ کسی ڈائن کی شرارت ہے، لہٰذا شنکر کے باپ نے اسے گاؤں کی سرحد پر گاڑ دیا۔ یہ واقعہ درگا پوجا سے کچھ ہی روز قبل پیش آیا۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے افسوسناک ضرور تھا، مگر وہ اسے حیران کن نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی کئی خوبصورت بچے مارے جا چکے تھے۔ تاہم شنکر کی فیملی، خصوصاً اس کے باپ کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اب تو شنکر کے باپ کا برا حال ہو گیا، کیونکہ یہی ایک اولاد تھی جو اس کی آنکھ کا نور اور دل کا سرور تھی۔ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اپنے سر پر مٹی رکھ کر بھی اس کے پیروں میں مٹی نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اوجھا جو دیہات میں بھوت جھاڑ کرتے ہیں، ڈائن کے اثر کو زائل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ایک اوجھا کے ہاں اسی مقصد کے تحت پہنچا۔ لیکن اوجھا نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ وہ گاؤں کی ڈائن سے جھگڑا نہیں مول لے سکتا، مگر اس نے ایک ترکیب بتائی۔ این درگا پوجا کے روز جبکہ ڈائن اس لڑکے کے ساتھ کھیلے گی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ ڈائن لڑکے کو زندہ کر کے اس کے ساتھ خوب کھیلتی ہے اور پھر اسے گاڑ دیتی ہے، تو موقع پا کر وہ شنکر کو لے کر بھاگے اور ڈائن لاکھ لڑکے کو پکارتی رہے یا باپ کو پکارے، ڈرائے دھمکائے، لیکن وہ پلٹ کر نہ دیکھے اور بھاگ کر دیہات کے اندر آ کر ہی دم لے۔ پوجا کے آخری روز جبکہ سارا گاؤں مصروف عبادت تھا، شنکر کا باپ سرے شام ہی گاؤں کی سرحد پر چلا آیا اور خود کو لڑکے کی قبر کے قریب ایک جھاڑی میں چھپا لیا۔ جب کچھ رات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کی ایک نہایت ضعیف عورت ہاتھ میں کچھ الا بلا لے کر گاؤں کی سمت سے نمودار ہوئی اور عین قبر کے سامنے آ کر وہ سب کچھ رکھ گئی۔ پھر کچھ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اچانک قبر کھودی اور بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار کرنے لگی۔ وحشت اور حام پرستی کے مارے بیچارے شنکر کے باپ کی گھگی بند گئی۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ شاید یہ بچے کی محبت ہی تھی، ورنہ عام انسان کے واسطے خود کو سنبھالے رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ اول تو رات کا سناٹا، اس پر سے گاؤں کے باہر اس عورت کی عجیب و غریب حرکتیں، کبھی کبھی الو کی تیز آواز سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی گزر جاتی اور شنکر کا باپ ایک جھرجھری ہی لے کر رہ جاتا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بڑھیا اچھے قسم کے پھل اپنی جھولی سے نکال کر شنکر کو کھلا رہی ہے اور کسی قسم کا منتر پڑھتے ہوئے خود بھی کوئی عجیب قسم کا سیال پی رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا معلوم ہونے لگا کہ بڑھیا ایک تنومند عورت ہے، کیونکہ اس میں نوجوانوں کی سی توانائی آ چکی تھی اور اس نے بچے کے ساتھ دوڑ دوڑ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھ میں تاب و ضبط باقی نہ رہی، میں نے سوال کر ہی ڈالا، جب لڑکا پھر سے زندہ ہو چکا تھا تو اس کا باپ چپ کے کیوں کھڑا رہا، اسے لے کر کیوں نہ بھاگا؟ سنیے تو، معاون نے کہا اور پھر کہنے لگا، ہاں تو پھر وہ عورت لڑکے کے ساتھ کھیلتی رہی۔
कभी कभी वो लड़के को छोड़ देती और काफी दूर तक दौड़ती हुई चली जाती। लड़का वहीं खड़ा रहता। पता नहीं कोई गैर मरई कुव्वत थी जो लड़के को घर की तरफ भागने से रोक रही थी। बहरहाल फिर वो दौड़ती हुई आती और लड़के को भींच भींच कर प्यार करने लगती। ऐसा कई मर्तबा हो चुका था। तब ही शंकर के बाप को एक निहायत अच्छा मौका मिला। इसने तहैया कर लिया कि इस मर्तबा अगर डायन दूर तक भागती चली गई तो वो जरूर अपने शंकर को लेकर भाग जाएगा। लिहाजा फिर ऐसा ही हुआ। इस मर्तबा जो बुढ़िया भागती हुई दूर जाने लगी तो नहीफो लागर शंकर के बाप ने खुद को झाड़ी से निकाला और बाज की तरह शंकर पर झपट कर इसको कंधे पर डाला और बगैर पीछे पलट कर देखे भागने लगा। पीछे से मुस्तकिल वो उस बुढ़िया की आवाज सुन रहा था कि ठहर जाओ वरना ठीक ना होगा, तुझे जलाकर खाक कर दूंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, भागता ही चला गया, हत्ता के गांव के अंदर पहुंच गया और ऐन इस मुकाम पर जहां लोग पूजा कर रहे थे इसे एक जबरदस्त ठोकर लगी और गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे रोज जब इसे होश आया तो अपने सरहाने शंकर को पाकर शुक्र अदा करने लगा। लेकिन इसकी ये खुशी देर पा साबित नहीं हुई। वो सिर्फ एक ही घंटा के बाद वो बेचारा इस दाराफानी से कूच कर गया। मैं बिल्कुल तस्वीरे हैरत बना मौवन की बात सुन रहा था। फिर क्या हुआ इस बुढ़िया का, मैंने सवाल किया। इसे इस रोज के बाद गांव में फिर किसी ने नहीं देखा। मावन ने जवाब दिया, सिगरेट न जाने कब का मेरी उंगलियों के दरमियान खत्म हो चुका था। क्या तुम कभी शंकर से मिले हो? मैंने सिगरेट को दूर फेंकते हुए इससे पूछा। मावन ने एक अजीब मुस्कुराहट के दरमियान कहा, हजूर, गांव के लोग मुझे शंकर ही के नाम से जानते हैं। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।